नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी के स्पेशल क्वेश्चनों को लेकर के। और ये जो स्पेशल क्वेश्चन हैं यूपीपीसीएल TG2 और डीआरडीओ की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए प्रश्नों को हम देखते हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि एक 2 हेनरी प्रेरकत्व के इंडक्टर में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी। अब इंडक्टर में स्टोर एनर्जी का फार्मूला जो होता है वह E=1/2 Li² होता है। I जो है करंट है और L जो है प्रेरकत्व इंडक्टर है। और यही सी फार्मूले में रखेंगे तो 1/2 इंटू एल का मान देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो इंटू 2 इंटू I², मतलब कि करंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चूंकि एनर्जी स्टोरेज एनर्जी का मात्रा क्या होता है तो वाट होता है, तो आंसर क्या होगा 4 वाट। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4 वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 3 ओम का एक प्रतिरोध 9 हेनरी के इंडक्टर के साथ श्रेणी में संयोजित किया गया है, तो परिपथ का समय नियतांक बताइए। मतलब कि यह जो सीरीज है आरएल सीरीज है और आरएल सीरीज में टाइम कांस्टेंट का मान पूछा गया है। तो आरएल सीरीज में टाइम कांस्टेंट इक्वल टू होता है L/R होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसी में बैठाना है, तो अब देखिए क्या करते हैं। चूंकि टाइम कांस्टेंट इक्वल टू L/R है, L का मान देखिए यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस का मान दिया है और प्रेरक इंडक्टर का मान 9 हेनरी दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, L के जगह पे 9 रख देंगे और रेजिस्टेंस का मान यहाँ 3 दिया है तब 3 कर देंगे। 3 का 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और मात्रक टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है, तो क्या हो जाएगा 3 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एसी परिपथ में आभासी शक्ति होती है, एपरेंट पावर की बात किया गया है। जब आप ट्रिंगल पे देखेंगे तो ट्रिंगल पे ये कर्ण वाली जो लाइन होती है यही एपरेंट पावर होता है, आभासी शक्ति होती है, आभासी शक्ति होती है। ये कौन सी शक्ति होती है, तो ये प्रतिघाती शक्ति होती है। और ये कौन सी शक्ति होती है, तो यह एक्चुअल पावर, ट्रू पावर, वास्तविक शक्ति होती है। अब वास्तविक शक्ति का फार्मूला क्या होता है, तो वास्तविक शक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो P से करते हैं। और फार्मूला होता है P=KW, मतलब किलोवाट कास फाई हो जाता है। और प्रतिघाती शक्ति को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q फार्मूला बनता है KVAR साइन फाई। और यहाँ पे आभासी शक्ति का VI हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री निष्पत्तियाँ एपरेंट पावर में नहीं आती है, तो ये VI होता है, किलो VI हो जाता है, MB VI हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि आभासी शक्ति मतलब कि एपरेंट पावर की बात किया गया है, और ये सभी मान जो होंगे ना आरएमएस मान में मान लिए जाएंगे। जैसे कि वोल्टेज आप लेते हैं, करंट लेते हैं, तो जो मान इसमें फीड करेंगे वो आरएमएस मान लेंगे। जिस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वह आरएमएस मान को रीड करते हैं, उसी तरह से इस फार्मूले में भी आपको आरएमएस मान रखना होगा। तो देखिए, आभासी में भी आई केवल है, तो भी का आरएमएस मान और आई का आरएमएस मान होना चाहिए। तो आप देखिए सी में कह रहा है कि भी आरएमएस आई आरएमएस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर यह प्रश्न वास्तविक शक्ति में पूछा जाएगा तो क्या बनेगा उसको देख लीजिए।
आभासी शक्ति में अगर वास्तविक शक्ति में बनता है तो KW cos phi आ जाएगी निष्पत्ति, और रिएक्टिव पावर में बनेगी तो kVAR sin phi निष्पत्ति आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, 3rd नंबर में कहा जा रहा है कि AC परिपथ में वास्तविक शक्ति क्या होगी। वास्तविक शक्ति का मतलब यह P का मान पूछा जा रहा है, ट्रू पावर पूछा जा रहा है, एक्चुअल पावर पूछा जा रहा है। तो P इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा, KW, ठीक है, इनटू cos phi बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि होगा क्या। तो यहाँ देखिए K तो किलोवाट, और वाट का मतलब P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VI तो लिख सकते हैं ना। अब VI लिख सकते हैं तो फिर V का RMS मान, I का RMS मान और cos phi हो जाएगा, तो यहाँ KW कर देंगे। तो फिर इसका आंसर क्या हो सकता है, cos phi निष्पत्ति आ रही है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। VRMS IRMS cos phi, इसका सटीक जो आंसर होगा ना ये होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बी पर चले जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब फिर 3rd नंबर को फिर अगले प्रश्न में भी साथियों यही पूछा कि एसी परिपथ में प्रतिघाती शक्ति का मान बताइए, मतलब रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, kVAR sin phi। अब sin phi, अब kVAR में रिएक्टिव पावर की बात किया गया है ना, तो वोल्टेज और करंट इसमें भी क्या रहेंगे, RMS मान ही रहेंगे, क्योंकि वैसा नहीं दिया है जैसा फार्मूला इसका बनता है करेक्ट में। क्योंकि निष्पत्ति के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टिव पावर तो होना चाहिए, लेकिन करंट और वोल्टेज का मान होना चाहिए, साथ ही साथ RMS मान भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो VRMS IRMS sin phi, और रिएक्टिव पावर sin phi में रिप्रेजेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये तीनों प्रश्न एपरेंट पावर, एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और एपरेंट पावर का प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रश की व्यवस्था की जाती है। तो पहले ये जानिए कि डीसी मशीनों में, जनरेटर में, मोटर में ब्रश जो होते हैं वह किसके किसके होते हैं। तो एक तो कार्बन हो जाता है, और एक कार्बन प्लस कॉपर का मिश्रण हो जाता है। कार्बन जो है ना, कार्बन का जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो ज्यादा होता है, 2 वोल्ट प्रत्येक प्लेट पे होता है, तो इसलिए इसको प्रीफर हम नहीं करते हैं। इसका धारा घनत्व भी होता है वो कम होता है, धारा घनत्व इसका 7 एम्पियर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर से 8 एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद कार्बन प्लस कॉपर का जो मिश्रण होता है इसे हम इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहते हैं, और इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है वो मात्र 0.5 होता है, इसीलिए बड़ी मशीनों में इसको हम प्रीफर करते हैं। और इसका धारा घनत्व जो होता है वह 16 से 17 एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर होता है। अब इसको स्थापित कहाँ किया जाता है, तो इसे स्थापित किया जाता है MNA पर। अब जनरेटर में 2 प्रकार के एक्सेस होते हैं, एक तो होता है GNA जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, और एक होता है MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस होता है। तो ब्रश को स्थापित किया जाता है MNA पर, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप भी याद रखिएगा, कार्बन में रहेगा 2 वोल्ट का ड्रॉप पाया जाएगा, और कार्बन प्लस कॉपर का मिश्रण जिसे हम इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहते हैं, तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप 0.5 का पाया जाएगा। कार्बन का धारा घनत्व कितना होता है, तो 7 से 8 एम्पियर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इलेक्ट्रोग्रेफाइट का धारा घनत्व 16 से 17 एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में क्षरण फ्लक्स पर निर्भर होता है, मतलब कि लीकेज फ्लक्स जो डिपेंड होगा वो किस पे होगा। अब बात रही कि
लीकेज फ्लक्स होता क्या है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर की दो बाइंडिंग होती है। अगर टू बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है तो, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसकी एक ही बाइंडिंग होती है। तो लीकेज फ्लक्स वह फ्लक्स होता है जो किसी प्राइमरी के आसपास घूमता है, तो वह प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स होता है। वह पावर ट्रांसफर में भाग नहीं लेता है। उसी तरीके से सेकेंडरी के आसपास जो फ्लक्स पाया जाता है उसी के आसपास घूमता है, तो वह अगर सेकेंडरी के पास घूम रहा है तो ये सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स होगा। अब यह क्या किस पर डिपेंड करेगा, तो ये बात रहती है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि लीकेज फ्लक्स अगर प्राइमरी का है तो प्राइमरी के आसपास घूमेगा, सेकेंडरी का है तो सेकेंडरी के आसपास घूमेगा। तो इसमें यह पावर ट्रांसफर में भाग नहीं लेता है। उसके बाद यह लीकेज फ्लक्स वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है। इसके बाद अब डिपेंडेंट किस पे होगा, तो लीकेज फ्लक्स याद रखिएगा लोड करंट यानी भार धारा और रिएक्टेंस पर डिपेंडेंट होता है। तो देखिए, मेन फ्लक्स होगा वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। पहला वोल्टेज है, नहीं करेगा, लीकेज है, लीकेज फ्लक्स की बात किया गया है। फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं करेगा, इन दोनों पे मेन फ्लक्स डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा, लोड धारा पे डिपेंड करेगा और एक रिएक्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, लीकेज फ्लक्स वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कोर का पदार्थ होता है। ट्रांसफार्मर जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो वे ट्रांसफार्मर जो हायर फ्रीक्वेंसी पे डिज़ाइन किए जाते हैं तो उनका कोर का जो मटेरियल होता है वह किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी से डिज़ाइन किया गया ट्रांसफार्मर की कोर फेराइट मटेरियल की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, फेराइट कोर। वैसे तो ट्रांसफार्मर की कोर की डिज़ाइनिंग में हम प्रीफर अगर करना होगा तो प्रीफर करेंगे हाई परमिएबिलिटी वाले मटेरियल, मतलब जिसकी चुंबकशीलता ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस लो से लो हो, उसी को हम प्रीफर करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है। ट्रांसफार्मर में कौन से तेल प्रयोग किए जाते हैं? तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के तेल प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है सिंथेटिक्स ऑयल और एक तो होता है खनिज तेल। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वनस्पति तेल, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुकिंग गैस तेल का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिश तेल का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और इसका कलर भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, इसका कलर जो होता है वह हल्का पीला होता है और इसका फ्लैश पॉइंट जो होता है 140 सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने वाली हानियां हैं। अब ट्रांसफार्मर जो है इसमें कौन से लॉसेस होते हैं? तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में दो ही मात्र लॉस होते हैं। एक तो होता है आयरन लॉस और दूसरा जो होता है वो कॉपर लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का घूर्णीय लॉस, रोटेशनल लॉस नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को कहा जाता है कि यह एक स्टैटिक डिवाइस होती है, इसमें कोई घूर्णीय पार्ट नहीं होता है। अब रही बात कि आयरन लॉस क्या है, तो यह कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आता है और ये लोड डिपेंडेंट नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक तो होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस। दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉस जो होगा वह वाइंडिंग में कॉपर लॉस, अब कॉपर लॉस I² हो जाएगा और यह लोड डिपेंडेंट पैरामीटर होता है। लोड जैसे जैसे बढ़ेगा कॉपर लॉस वैसे वैसे बढ़ेगा और जैसे लोड घटेगा वैसे वैसे कॉपर लॉस घटता चला जाएगा। मतलब कॉपर लॉस फुल्ली
लोड डिपेंडेंट होता है। और यही यहाँ प्रश्न पूछा भी गया है कि लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने वाली हानियां कौन है, तो कॉपर लॉस हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। अब भंवर धारा हानि ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, तो ये तो आयरन लॉस के अंतर्गत है ना। आयरन लॉस को हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट लॉस है, ये गलत हो जाएगा। सी पे भी ऑप्शन देखिए, सी में भी दिया है कोर लॉस, कोर लॉस को ही हम आयरन लॉस भी कहते हैं, तो ये भी कांस्टेंट में जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। डी भी है कि हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस भी किसके अंतर्गत हो रहा है, आयरन लॉस के अंतर्गत। आयरन लॉस को पहले से ही हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस हो जाएगा। इसे हम ओमिक लॉस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन के मध्य रेजिस्टेंस होता है। तो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग जो होती है, जो सोर्स से कनेक्ट होती है, ये प्राइमरी बाइंडिंग होती है, और जो लोड से कनेक्ट होती है वह सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। अब रही बात कि यह कपल्ड कैसी होती है, तो विद्युत रूप से इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है प्राइमरी से सेकेंडरी का, लेकिन मैग्नेटिक रूप से कपल्ड होती है। और इसकी जो कोर बनाई जाती है फ्रेम, उसमें विशेष आकार दिया जाता है और विशेष मटेरियल का भी चुनाव किया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इसके कोर की डिजाइनिंग में हम हाई परमिएबिलिटी वाले और लो हिस्टेरिसिस लॉस वाले मटेरियल का चुनाव करते हैं। तो कोई अगर इसमें इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हायर होगा, और हायर में भी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के लिए हम अनंत को प्रीफर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी अनंत सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर कपल्ड होती है तो वह मैग्नेटिकली कपल्ड होती है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होती है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस जो होता है वह अनंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला शोर कहलाता है। ट्रांसफार्मर में जो शोर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हमिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और यह हमिंग किसके कारण होता है, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण होता है ट्रांसफार्मर में शोर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में है कि ट्रांसफार्मर कोर का पदार्थ है, मतलब ट्रांसफार्मर किस कोर के पदार्थ का बनाया जाता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किए थे कि ट्रांसफार्मर जो होता है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली रूप से कपल्ड नहीं होती है, मैग्नेटिकली रूप से कपल्ड होती है। इसीलिए तो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस जो होता है अनंत होता है, और इसकी कोर की डिजाइनिंग में हम विशेष प्रकार के मटेरियल का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रीफर अगर करना होगा या सटीक आंसर है तो सिलिकॉन स्टील बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें एकदम हिस्टेरिसिस लॉस वाला मटेरियल, अगर कम से कम हिस्टेरिसिस लॉस वाला मटेरियल चुना जाता है तो उसमें सिलिकॉन स्टील को ही प्रीफर किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वैसे चुनाव करना होगा तो हम किसको चुनाव करेंगे, तो हाई परमिएबिलिटी मतलब उच्च चुंबकशीलता रखने वाले मटेरियल को, साथ ही साथ लो हिस्टेरिसिस हानि रखने वाले मटेरियल को प्रीफर करेंगे, और उसमें सिलिकॉन स्टील जो है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों का युग्मन होता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का युग्मन, जुड़ाव कैसे होता है। क्या विद्युतीय रूप से होता है? नहीं, विद्युतीय रूप से नहीं होता है, इसीलिए तो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस तो अनंत होता है ना, ये गलत हो जाएगा। यांत्रिक रूप से, इससे भी नहीं होता। चुंबकीय रूप से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय रूप से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कपल्ड रहती है। और ये भी याद रखिएगा कि जो
वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट होती है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, और जो वाइंडिंग लोड से कनेक्ट होगी, जिस पर कंज्यूमर का लोड होगा, वह सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है। तो शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में जो पावर फैक्टर होता है वह 0.2 लैग होता है, 0.2 से 0.3 लैग पाया जाता है। नो लोड पे ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर इतना ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वह लोड डिपेंडेंट होता है। लोड के नेचर पर इसका पावर फैक्टर इंक्रीज डिक्रीज होता है, मतलब कि लोड पर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए शून्य लोड है, इसका मतलब है कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर किसी प्रकार का लोड नहीं है। तो उस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर का जो कोर का नेचर होगा, जो कोर का पावर फैक्टर होगा लैगिंग नेचर के हिसाब से, इसीलिए मिनिमम से मिनिमम होता है शून्य लोड पर। और यहाँ पर प्रीफर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.2 लैग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ शून्य लोड पर यानी नो लोड पर जो करंट होती है आई नॉट, वो कितनी होती है, तो 2% से 5%। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।